हाय गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अपन फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। अब अपन क्या है, क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मतलब क्या, जो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, उसके क्या क्या आंसर्स है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको आंसर कैसे लिखना है ना। तो ये सब चीजें जो मेन रहती है, आपको मार्क्स स्कोर कहाँ हो सकते हैं अच्छे से, कौन सा टॉपिक ज्यादा वो है प्रोबेबल है कि ज्यादा आएगा, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे किस टाइप से। बिजनेस स्टडीज है जो आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट हो, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अपन पहले तो ये डिस्कस करेंगे क्या इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो इसमें मतलब दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेनली क्या रहते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब वो डायरेक्ट पूछ लेंगे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, है ना, या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उसमें प्राइमरी, फिर प्राइमरी के अंदर दो, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी के टाइप्स, फिर टर्शियरी उसके अंदर दो तीन, ये समझाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या, ये डायरेक्ट होगा, मतलब आप वो डायरेक्ट पूछेंगे ये समझा दो, उसमें आपको बस याद होना चाहिए क्या इसके अंदर क्या क्या आता है, आपने समझा दिया। सेकंड क्या, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या करेंगे आप, वो आपको पूरी केस देंगे कि मान लो आप एक मतलब आपकी दुकान है ना, और आपके यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है, तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिस्क है। तो अपने वो सोचना पड़ेगा कि अर्थक्वेक अर्थक्वेक कौन सी टाइप में रिस्क में आता है, नेचुरल रिस्क में, और एक और इंश्योरेबल रिस्क में। वो क्या, नेचुरल इंश्योरेबल रिस्क। तो उस केस में क्या अपने को यार वो पूरी केस दे देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब क्या है आंसर। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फायदा क्या होता है कि अगर आपके कंसेप्ट जो है, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप आंसर डायरेक्ट लिखोगे और उसमें मार्क्स पूरे मिलते हैं अगर आपका सही है। वो क्या पूछेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिस्क है, आपने डायरेक्ट लिख दिया, सिर्फ दो वर्ड लिखना था आपको। तो नेचुरल कॉज नेचुरल है, पर टाइप ऑफ इंश्योरेंस कौन सा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो अपन ने लिख दिया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और कॉज क्या था उसका, नेचुरल कॉज था। तो ये क्या हो गया भाई, आपको दो वर्ड लिखे ना, तो उनके वहां से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक पूरी केस बनाते वो, उसके नीचे 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते कि कौन सी टाइप ऑफ रिस्क है, फिर उसको एक्सप्लेन करो। और दूसरे मतलब फिर थर्ड पॉइंट में पूछ लेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी रिस्क है। तो इसमें क्या हुआ है कि यार आपको बस थोड़ा सा लिखना है और मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसमें आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है। वो पूछेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उसमें आपको पूरा प्राइमरी समझाओ, फिर प्राइमरी के अंदर कितना आते हैं, सेकेंडरी समझाओ उसके अंदर कितना आते हैं, फिर टर्शियरी समझाओ उसके अंदर जितने भी आते हैं सब समझाओ। तो इसमें क्या हुआ है कि यार आपको एक्सप्लेन मतलब लिखने का बहुत सारा हो जाता है, आप बहुत सारा लिखते हो तब जाके मार्क्स मिलते हैं। पर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि जो उन्होंने पूछा ना एट अ पॉइंट, क्या वो कौन सी टाइप ऑफ रिस्क है, या फिर ये कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो बस आपको वो लिखना है कि यार ये टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, और इसमें मतलब बस, और फिर ये लिखा दिस टाइप इन द इंडस्ट्री इन दिस क्वेश्चन इज टर्शियरी इंडस्ट्री। बस ये एक लाइन लिखी, आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का वो पॉइंट होगा वो मिल जाएगा। तो ये फायदा है। पर उसके लिए क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब जिस बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना यार, वो गलत लिख के आ जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो केस स्टडी में अटक जाते हैं। तो मेनली टीचर क्या करता है, अगर उसको क्वेश्चन टफ बनाना है, क्वेश्चन पेपर टफ बनाना है, तो क्या करेगा, उसमें ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चन जो है ना वो डालेगा। क्योंकि वो क्या सोचेगा कि यार जो बच्चा रट्टा मार रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था अपने को रट्टा मारना ही नहीं है सब्जेक्ट में। अगर आपने रट्टा मारा तो समझ लो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, है ना। तो इसमें क्या, आपको रट्टा नहीं मारना है। तो टीचर जो रट्टा मारेगा वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके आंसर दे पाएगा, और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना उसके आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर आपका बेस क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप केस स्टडी के भी है ना जो आंसर है ना वो बहुत आसानी से दे पाओगे। ठीक है, अब अपन एक दो सब क्वेश्चन जो बुक में है वो अपन एक एक डिस्कस करते हैं। जो मेन मेन क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं सबसे। अब एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब एग्जाम में अगर टीचर चाहे तो मेनली बहुत सारे स्कूल्स में अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 10 मार्क्स के या 5 मार्क्स के एमसीक्यू देते हैं, 5 मार्क्स के ट्रू फॉल्स देते हैं। तो वो डिफर करता है स्कूल टू स्कूल कि आपका स्कूल में क्या पैटर्न फॉलो होता है। तो पहले अपन बहुत बेसिक की एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि मेरे अपन अच्छा लगे कि अभी जो मॉडर्न बिजनेस है
मॉडर्न मतलब अभी जो बिजनेस कंसेप्ट चल रहा है उसमें मेन मोटिव क्या है बिजनेस का, तो उसमें ऑप्शन है कि अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करना। थर्ड बियरिंग रिस्क, रिस्क प्रोवाइड मतलब बियर करना। या फिर फोर्थ है प्रॉफिट विद सर्विस, मतलब प्रॉफिट तो करना ही है पर जो सोसाइटी है उनको कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आप आपको क्या लग रहा है कि जो लास्ट वाला है उसमें उसके जो ऑब्जेक्टिव है तीनों, एक तो इकोनॉमिक, फिर सोशल और पर्सनल, ये तीनों अचीव हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट विद सर्विस, प्रॉफिट भी कमाओ और लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करो। सर्विस मतलब सोशल सर्विस, ये हो गया। तो डी पॉइंट सही है इसका। नेक्स्ट क्या, नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो डिवाइड किया जाता है बहुत सारे फिनिश गुड्स के अंदर। तो अपन ने कहीं में पढ़ा था, ऐसा टाइप कुछ पढ़ा था, है ना। वो इंडस्ट्री में पढ़ा, इंडस्ट्री में अपन कहीं में पढ़ा था सेकेंडरी इंडस्ट्री में, उसमें क्या क्या थे। फर्स्ट था एनालिटिकल इंडस्ट्री, उसमें क्या था कि यार आप रॉ मटेरियल एक डालोगे बहुत सारे फिनिश गुड्स निकलेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर यही है। फिर सेकंड क्या था, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या था कि आप बहुत सारे रॉ मटेरियल मिला के एक गुड्स फिनिश गुड्स बना रहे थे, मतलब पेंट हो गया या सोप हो गया, शैम्पू हो गया, इसमें क्या बहुत सारे आप केमिकल्स में मिला के एक गुड फिनिश गुड्स बना रहे थे, ये हो गए सिंथेटिक। और उसके जो एनालिटिकल है उसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम उसमें पेट्रोलियम हो जाता है, क्रूड ऑयल, क्या आप क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी निकाल रहे हो, डीजल भी निकाल रहे हो, केरोसिन भी निकाल रहे हो, एटीएफ निकाल रहे हो, और डंपर जो रोड बनती है उससे वो भी उसमें से ही जो उसका वेस्टेज होता है ना क्रूड ऑयल का, वो उससे डंपर बनता है, तो निकल मतलब एक रॉ मटेरियल लेके गुड्स ज्यादा निकल रहे हैं। फिर अपन ने थर्ड टाइप में क्या बताया था, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल लेती है बहुत सारे और उसको पूरा प्रोसेस करती है और फिर फिनिश गुड्स दे देती है, ये क्या होगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और जो लास्ट थी वो क्या थी, अपन लास्ट थी असेंबली इंडस्ट्रीज, मतलब वो क्या करती थी कि बहुत सारे मान लो चाइना से मोबाइल के पार्ट्स मंगाए और यहाँ पे उन सब पार्ट्स को जोड़ के बेच दिया, मतलब वो क्या करती है फिनिश गुड्स ही मंगाती है और उनको यहाँ पे आके जोड़ देती है, अपनी अपनी जगह असेंबल कर देती है और वो गुड्स बेच देती है, वो क्या असेंबली इंडस्ट्रीज। फिर एक क्वेश्चन है कि यार ऑन विच डेट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड, मतलब मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो कब से चालू हुआ, तो इसकी डेट है 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया, मतलब जब मोदी जी आए थे 2014 में मोदी जी आए थे, तो तब आते से ही उन्होंने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मेकिंग इंडिया चालू करा था, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, है ना। तो क्या 25 सितंबर 2014। फिर और कौन से अच्छे, फिर तो बेसिक बेसिक से यार कि ये कैसे कि अर्थक्वेक क्या होता है, तो क्या लिखेंगे अपन, नेचुरल कॉज रिस्क होता है अर्थक्वेक। फिर बेसिक है मेन जो दो तीन अच्छे थे ये अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। और अब ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया कि एमसीक्यू। फिर वो एग्जाम में आपसे जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, उसको जो अपन बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, जिसके छोटे छोटे आंसर है, 2 लाइन 3 लाइन इतने। अब उसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या फर्स्ट वो पूछ रहे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस, है ना, बेस क्या है डिफरेंशिएटिंग करने का इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मतलब जो एक जो बहुत बारीक जो बोलते हैं ना मेन डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो आंसर में क्या लिखा हुआ है, क्या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनकी जो एंड रिजल्ट है ना, जो एंड रिजल्ट है ना उसके बेस पे आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट, पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या, आखिरी में क्या मिलता है आपको, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मतलब अपने मन को शांति मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, वो क्या हो गया साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट, पर नॉन इकोनॉमिक का क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। फिर इसमें तो क्या अगर 1 वर्ड 2 वर्ड है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स है ना, इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। एक्स वो डिफाइन रिस्क, रिस्क क्या होती है, तो रिस्क में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ हैविंग लॉस और लेस प्रॉफिट देन एस्टिमेटेड, मतलब जितना प्रॉफिट एस्टिमेट का था उससे कम होना या फिर लॉस होना, वो क्या हो गई उस रिस्क हो गई, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इज फिशिंग, फिशिंग कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती है वो अपन ने पढ़ी थी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती है, प्राइमरी में भी 2 होती है,
एक तो एक्सट्रैक्शन होता है और एक होता है जेनेटिक। तो ये काय में आती है, फिशिंग एक्सट्रैक्शन में, मतलब अपन पानी में से फिश को निकाल रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्शन में आ जाती है। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक ऑन वन सेंस, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी का, ये क्वेश्चन है ना, मतलब मैं देखता हूँ यार बहुत सारे टीचर्स का फेवरेट होता है, हर एक मतलब हर एग्जाम में ये आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक इन वन सेंस एंड नॉन इकोनॉमिक इन अनदर सेंस, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी। मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाई थी आपको एक टीचर का एग्जांपल दिया था कि अगर टीचर स्कूल में जाके पढ़ा रही है ना, तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर वही टीचर अगर अपने घर पे उसने बच्चे को पढ़ा रही है तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही डॉक्टर का देख लो, अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे पेशेंट वो कर रहा है, ट्रीट कर रहा है पेशेंट से, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही अगर डॉक्टर घर आके अपने बच्चों का या फैमिली का कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहा है, वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भाई दो लाइन में लिखना है कि यार एक डॉक्टर है, अगर वो क्लिनिक में किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है तो इकोनॉमिक है, और अगर वो घर पे आके फैमिली या उसके चाइल्ड का कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है तो नॉन इकोनॉमिक है। बस ये दो लाइन लिखनी है, 1-2 मार्क्स के ये आता क्वेश्चन आता है। फिर एक और क्या है, ये अब थोड़ा इनडायरेक्ट है ना। टीना प्रोड्यूसेस गुड्स नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल। टीना क्या कर रही है, गुड्स बना रही है ना, वो सेल के लिए, उसके सेल्फ कंजम्पशन के लिए। विल इट बी बिजनेस एक्टिविटी, वाई, वो पूछ रहे कि यार वो एक गुड्स बना रही है काई के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो ये बिजनेस हो सकता है क्या, और अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो ये क्या अपन पता है कि बिजनेस में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर अदर्स, अपन अदर दूसरों के लिए प्रोड्यूस करते हो, इसमें सेल और एक्सचेंज ये होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या, नो इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी एज इट इज डन नॉट इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं है। विच इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब वो इसेंशियल वो फीचर है बिजनेस एक्टिविटी का। फिर अपन पढ़ते हैं नेम द फॉलोइंग, मतलब आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन दिया, उसमें 4 पॉइंट है अंदर छोटे छोटे। ठीक है, आपको 1 वर्ड आंसर देना चारों के। फर्स्ट क्या है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी शोइंग अ रिस्क एलिमेंट एंड कैरीड अ प्रॉफिट, मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें रिस्क हो और प्रॉफिट वो अर्न करके देती हो, तो वो क्या हो गई, बिजनेस। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, ट्रेड इन विच 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, ऐसा ट्रेड जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो अपन ने ट्रेड में क्या पढ़ा था, एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड। फिर पूछा ट्रेड इन विच गुड्स आर इंपोर्टेड, ऐसा ट्रेड जिसमें गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हो। तो क्या आपको गया था, अपन ने उस दिन पढ़ा था 3 टाइप था, एक तो था इंपोर्ट, सेकंड था एक्सपोर्ट, और थर्ड था एंटरपोर्ट, है ना, ENTREPOT, मतलब कि आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। इंडस्ट्री इन विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग से डील करते हो, तो वो कौन सी हो गई, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जेनेटिक इंडस्ट्री, है ना, मेन प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके अंदर जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर द ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब ऐसा वो अपन ने हिंड्रेंस पढ़े थे 5-6 टाइप के, प्लेस, टाइम, स्टोरेज, ये सब अलग अलग थे। ठीक है, तो ऐसा कौन सी एक्टिविटी है कॉमर्स की जो आपको हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करती है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब प्रोड्यूसर अगर जम्मू कश्मीर में और मैं वहाँ हूँ कन्याकुमारी में, तो मेरे को वहां से यहाँ गुड्स चाहिए, तो कैसे आएंगे, ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। भाई 1-2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक वर्ड या 1 लाइन 2 लाइन ऐसे। फिर अब आते हैं अपन जो मेन क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स 6 मार्क्स ऐसे आते हैं, वो क्या है, केस स्टडीज। ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी क्या है, क्या सचिन के फादर ने उसको एक लैपटॉप गिफ्ट करा उसके बर्थडे पे, जो ओल्ड था, मतलब उन्होंने फर्स्ट हैंड बहुत महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने ओल्ड लैपटॉप ला के उसको दिया। उसने थोड़े दिन चलाया, पर फिर उसको लगा कि यार बहुत इसके फीचर्स अब पुराने हो गए, मेरे को तो नया वाला ही चाहिए। तो उसने क्या करा, उसके जो लैपटॉप को OLX पे उस पे डाल दिया सेल करने के लिए। तो एक अच्छी डील आ गई उसको कि इतने में खरीदने को हम तैयार है, उसने बेच दिया। तो उसने क्या करा, क्या उसके पापा लाए थे 20,000 में, उसने अभी 22,000 में बेच दिया, मतलब उसको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर उसने क्या सोचा कि यार
ये जो वो है, ये लैपटॉप बेचने का अच्छा बिजनेस है, तो फिर उसने क्या करा, 1-2 साल बाद ये लैपटॉप बेचने का बिजनेस चालू कर लिया। अब इसमें ये तो हो गई, केस हो गया कि ऐसा उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है, फिर उसने लैपटॉप बेचने का भी बिजनेस चालू कर लिया, केस खत्म। अब फिर आते हैं नीचे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इज द एक्टिविटी डन बाय, क्या था, सचिन, है ना, सचिन ने जो एक्टिविटी करी है ऑफ द ओल्ड लैपटॉप के साथ जो एक्टिविटी करी है वो बिजनेस है क्या? तो अपना क्या आंसर होगा, नो। क्योंकि बिजनेस क्यों नहीं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नहीं है। अपन ने बिजनेस का एक फैक्टर पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, कि वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, है ना। अगर एक बारी में अगर ट्रांजेक्शन करके छोड़ रहा हूँ उसको, तो वो बिजनेस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिजनेस नहीं। सेकंड क्या है, कि जो सेकंड उसने बाद में जो चालू करा है उसका लैपटॉप से डेली डीलिंग चालू कर दिया अब 2-3 साल बाद, तो वो बिजनेस है कि नहीं? तो वो बिजनेस है, क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, उसमें सेल और एक्सचेंज भी इन्वॉल्व है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट थे, ये 4 मार्क्स में आ जाता है, 2-2 मार्क्स ईच पॉइंट। ठीक है, मैं आपको 2 लाइन लिखनी है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है वो, मतलब इसमें ये क्वेश्चन है ना, वो अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के पूछते हैं टीचर्स। ये मैं पढ़ता हूँ एक बार। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन द अर्निंग, ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। ये क्या बोल रहे हैं कि अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी अ ओनली सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब अर्निंग प्रॉफिट सिर्फ एक इकलौता वो नहीं हो सकता ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जैसे सिर्फ खाना सिर्फ एक आदमी की लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अपन खाना क्यों खाते हैं, जिंदा रहने के लिए, तो इसलिए बिजनेस को प्रॉफिट क्यों करना है, सर्वाइवल के लिए। पर सिर्फ खाना खाने से अपना लाइफ नहीं चल जाती है। हमने खाना खाना है, सोशल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करना है, कहीं समाज में जाना है, कोई फंक्शन है उसमें जाना है, कहीं शादी है किसी की वो जाना है, वो क्या अपने सोशल ऑब्जेक्टिव है कि अपन यहाँ थोड़ा वो कनेक्टेड रहे सोसाइटी से, ये क्या सोशल ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, आप किसी को गरीब को देख के डोनेट कर रहे हो, वो क्या होगा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो अपना क्या, सिर्फ अपन उसके उस पर नहीं रह सकते हैं, क्या किया, सिर्फ खाना ही ऑब्जेक्टिव है मेरा, है ना। खाना क्या है, इसेंशियल ऑफ लाइफ है, कि अगर अपन खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। वैसे ही प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस लॉन्ग टर्म पे मर जाएगा। थोड़े दिन रह पाएगा बिजनेस बिना प्रॉफिट के, पर लॉन्ग टर्म में वो मरना ही है। तो जैसे ही आदमी भी थोड़े दिन बिना खाने के रह सकता है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या ये इसलिए उसको कंपेयर करा है। तो ये अपने को क्या बोलना है कि यार जो प्रॉफिट है, जो अगर प्रॉफिट है वो आप लॉन्ग, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस विल शट डाउन। एज लाइक कि अगर कोई ह्यूमन को ज्यादा दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो वो डेथ हो जाएगी, है ना। तो वो फिर ये लिखा, उसके बाद अपन लिखेंगे कि ओनली प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, द बिजनेसमैन has to also fulfill its social or human objective also, as like human are also human has also to fulfill their social और societal needs और obligation, है ना। तो ऐसा मतलब अपने को लिखना है कि दोनों कनेक्ट हो जाए ये दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, बिजनेस इन्वॉल्व ओनली सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। ये क्या हो रहा है कि बिजनेस सिर्फ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को इन्वॉल्व करता है। तो इस पे आपको कमेंट करनी क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं है। तो क्या इसका क्या होता है कि नो, सिर्फ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को इंक्लूड नहीं करता वो, और क्या करता है, एक और फैक्टर है, वो क्या है, रेगुलर बेसिस, कि सेल और एक्सचेंज जो आप कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे नो, बिजनेस डज नॉट इन्वॉल्व ओनली सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, द सेल और एक्सचेंज मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब जो आप सेल वो कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। और जैसे एक एग्जांपल दे देना, क्या कि अगर आप कोई पुराना स्कूटर बेच रहे हो प्रॉफिट पे, तो वो आप प्रॉफिट हो गया, एक्सचेंज भी हो गया, पर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। फिर अब अगली केस स्टडी पे अपन देखते हैं, अगली केस स्टडी क्या है। फिर अगली केस स्टडी जो अपन ने फर्स्ट में पढ़ी थी ना सचिन वाली, उससे ही सेम है बिल्कुल। इसमें क्या हुआ, क्या राकेश के फादर ने उसको एक बैट गिफ्ट करा 800 रुपए का। फिर 2-3 दिन बाद उसका दोस्त आया, उसके दोस्त को बैट बहुत अच्छा लगा, तो उसने जो 800 रुपए का बैट था वो उसके फ्रेंड को 850 में बेच दिया, तो उसको 50 का प्रॉफिट हो गया।
फिर क्या हुआ, क्या उसने फिर बाद में दिमाग चला कि ये अच्छा बिजनेस में स्पोर्ट्स के वो बिजनेस चालू कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स के बैट बॉल ये सब सामान बेचने का। फिर उसने क्या उसके जिस दोस्त को बेचा था उसके साथ मिलकर एक बिजनेस चालू कर लिया स्पोर्ट्स का। फिर थोड़ा अच्छा चला बिजनेस, फिर उसके फादर ने बोला कि यार बेटा अब तुमको सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा कि आप सोसाइटी में रहो, थोड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करो। तो उन्होंने क्या करा कि डोनेशन करा। जो स्कूल है, छोटे स्कूल है, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चों के लिए गेम्स, तो उनको क्या करा उसने, डोनेशन करा। अब वो पूछ, ये केस बता दिया उन्होंने, ऐसा ऐसा केस है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन राकेश एंड निशांत, मतलब जो फर्स्ट बैट उसने बेचा था 850 में, वो इकोनॉमिक वो मान सकते हैं कि अपन बी ट्रीटेड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन मान सकते हो क्या? तो अपना आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या, कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन राकेश ट्रेडर्स एंड, वो पूछ रहे क्या जो ट्रांजेक्शन राकेश ट्रेडर्स, उसने एक बिजनेस वो खोली बिजनेस, उसका नाम क्या था, राकेश ट्रेडर्स। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन राकेश ट्रेडर्स और दूसरों के बीच में हो रहे उसको अपन बिजनेस मान सकते हैं। तो अपन बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि वो इन्वॉल्व है क्या, एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर प्रॉफिट। तो ये तीनों इंक्लूड है, मतलब ये क्या हुआ, बिजनेस हो गया। फिर विच फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये ठीक है, अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो थर्ड वाला पॉइंट। फिर लास्ट क्या, अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू मोटिवेटेड द पार्टनर टू डोनेट स्पोर्ट्स गुड्स, मतलब क्या कौन सी चीज ने उनको मोटिवेट करा कि अपने को जो स्पोर्ट्स गुड्स है वो डोनेट करने चाहिए। तो ये क्या, मतलब ये हो गया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे ना अपने 9th 10th में भी आते ही थे कि एक क्वेश्चन कोई सा भी वैल्यू बेस्ड आएगा, तो इसमें कुछ भी लिख दो, वैल्यू ऑफ चैरिटी या सोशल फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये वैल्यू है कि आज कोई भी कुछ भी लिख सकता है जनरली, ठीक है, ये होगा। फिर और क्या है इसमें, एक दो अपन देखेंगे, तो बीच में भी आता है एक, इसमें इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। मैंने क्या बोला था, ये जो प्रॉफिट वाली चीज है ना, क्या प्रॉफिट ओनली सोल वो नहीं होता ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये क्वेश्चन मतलब बहुत अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। मतलब आप बोलोगे ना, तो अगर 10 बुक्स देखोगे तो 10 बुक में अलग अलग टाइप से पूछ रखा है। ये इतना अच्छा कंसेप्ट है। तो टीचर क्या करते हैं यार, क्लास में अलग पढ़ाएंगे और एग्जाम में जो पूछेंगे ना उसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल देंगे, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ऐसा लगे ना कि यार वो कहना चाहते हैं कि प्रॉफिट एक अकेला वो नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, कि सिर्फ घुमा फिरा के लग रहा है, तो अपने को वाला आंसर लिख देना कि प्रॉफिट अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी अपने को फुलफिल करने रहते हैं, और ये सब लिखना है, ठीक है। ये भी यही बोल रहे, प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सपोर्ट योर। ये क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट क्या है, एक ऑब्जेक्टिव नहीं, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है कि आपको वो करना, अचीव करना ही है। रिक्वायरमेंट क्या होता है कि यार आपकी जरूरत है। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या, एक जरूरत है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई। पर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है वो, उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी है, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव और वो हो गई अपने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। फिर और क्या लिख सकते हैं अपन, रिक्वायरमेंट क्यों है प्रॉफिट, क्योंकि वो अपन ने वो पढ़े थे ना, प्रॉफिट के इंपॉर्टेंस क्या क्या थे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो उसमें क्या था, सर्वाइवल था, वो था सर्वाइवल, ग्रोथ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, और लास्ट क्या था, इम्प्रूव गुडविल या फिर रेप्यूटेशन, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं क्या, इसकी वजह से प्रॉफिट एक रिक्वायरमेंट है उसकी बिजनेस की। बस ये मेनली इस जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेते अपन। ये भी वही रेगुलर बेसिस वाला, कि रामा ने एक रेडीमेड ड्रेस खरीदी 5000 की, उसको 5500 में बेच दी, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये बिजनेस है कि नहीं है, तो अपने को लिखना है बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर में अपन ने ये बस इतने क्वेश्चन है, और ज्यादा मतलब फर्स्ट चैप्टर अभी बेसिक है, तो अपन फाइनल के हिसाब से वेटेज इसका थोड़ा कम ही रहता है। अब अपन कल से सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।